हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दोपहर के समय भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। सी है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। और डी है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए। आप पाठ को रोचक बनाने का प्रयास करेंगे तभी बच्चे आपकी पाठ में रुचि लेंगे, और इसके लिए आप दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जो सीटेट का नया पैटर्न है, इसमें प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर वे प्रश्न नहीं होते जो कि आप रट कर याद करके या फिर स्मृति पर आधारित उसका आंसर दे सकें। इसमें आपको खुद का समझ लगाना होता है। आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन ए है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। बी है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। सी है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। और ऑप्शन डी है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि बिना कोई प्रश्न पूछे आप केवल अवलोकन करें या फिर केवल अभिभावकों से पूछ ले। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें आप अवलोकन करेंगे और साथ ही जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको नोट करेंगे। साथ ही साथ बच्चे जो हैं वो शिक्षकों के साथ और बच्चों के साथ अपने अनुभवों को, अपने अवलोकन को शेयर करेंगे, बांटेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन ए है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। बी है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। सी है, उन अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना और उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। डी है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। इसका हमारा उद्देश्य होता है ईवीएस की कक्षा में न केवल यह बताना, सूचना देना या फिर यह बताना कि वे कौन सी पुस्तक पढ़ें या फिर तकनीकी शब्दों का आकलन नहीं करेंगे, उन्हें शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित केवल नहीं कराना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। बी है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। सी है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। और डी है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, बच्चों के जो अनुभव है उससे जोड़कर आप उन्हें चीज़ें सिखाएंगे, साथ ही उनमें विचार विमर्श करने की क्षमता भी बढ़ेगी और उन्हें सीखने को भी बढ़ावा मिलेगा। जब वो अच्छे से अपना विचार को व्यक्त कर पाएंगे, साथ ही उनको महत्व दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक ऑप्शन ए है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बी है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। सी है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। और डी है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। आप प्रोजेक्टर के माध्यम से इस पर एक छोटा सा कुछ दिखा दीजिए, उसके साथ ही साथ जो उनके घरों में इस्तेमाल होता है वो उन ईंधनों पर चर्चा कीजिए। उसके अलावा जो संभावित ईंधन है जो भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं तथा कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है।
ऑप्शन सी है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। और डी है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, उनमें कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलता है, साथ ही वो खोजने को भी प्रोत्साहित होते हैं। आगे देखेंगे, अगला है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना। ऑप्शन ए है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन बी है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षर का ज्ञान उपलब्ध कराता है। सी है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। और डी है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी। इससे क्या होता है कि वो जो वास्तविक जानकारी होता है उससे परिचित होते हैं, साथ ही साथ उनमें अवलोकन करने की क्षमता का और कुशलता का विकास होता है। अगला है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। बी है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। सी है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। और डी है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किया गया जो भी अवलोकन है उसको बच्चों के साथ और उसके अभिभावकों के साथ बांटना हमारा होगा। ये नहीं होगा कि केवल परीक्षाओं के माध्यम से या फिर प्रगति पत्र में दर्ज करने के लिए या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा को हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं, साथ ही उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में हम लोग ऐसे तुलना नहीं करते हैं या फिर श्रेणी में नहीं बांटते हैं। आगे देखेंगे, अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। बी है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने और अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। और डी है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो बच्चों को आपको नियंत्रित नहीं करना है, न ही उनसे अनुकरण करने की अपेक्षा रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो पर्यावरण ईवीएस की जो कक्षा होती है उसमें जो भी प्रयोग किए जाते हैं उससे बच्चे स्वयं सीखने के योग्य बनते हैं और साथ ही उनमें अवलोकन कौशल भी उसको बढ़ावा मिलता है, उसका विकास होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। बी है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। सी है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। और ऑप्शन डी है दत्त कार्य अभिभावकों, भाई बहनों या अपनी क्षमता के अनुसार उनसे आप लोग होमवर्क करा लें। इसका मतलब अर्थ यही है। दत्त कार्य का मतलब यहाँ पे है गृह कार्य। तो इसमें हम केवल यह नहीं कह सकते कि हमें अभ्यास कराने के लिए प्रतिदिन गृह कार्य देना है या फिर आकलन का एकमात्र तरीका नहीं है। ज़्यादा जो आपको एक्सट्रीमली ले जाता है जैसे एकमात्र, ही, केवल, ऐसा ऑप्शन जो होता है वो गलत होता है। साथ ही हम यह भी नहीं कह सकते कि उन्हें जो भी गृह कार्य दे वो अपने माता पिता, अभिभावक से या फिर भाई बहनों के द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार दे। जी नहीं, आप बच्चों को दे रहे हैं गृह कार्य, न कि उनके अभिभावकों को। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दत्त कार्य से क्या होता है कि वो बच्चे सूचना को खोजते हैं, अपने विचारों का निर्माण करते हैं और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है दत्त कार्य के द्वारा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। बी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। सी है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। और डी है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बात की जा रही है मानचित्र पढ़ने की, तो उसके लिए सबसे जो आवश्यक होता है वो स्थान, दूरी और दिशाओं की स्थिति को समझने की योग्यता जब हमारे अंदर होगी तभी हम मानचित्र को यानी मैप को पढ़ पाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। बी है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ में ले जाना। सी है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। और डी है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। आप बच्चों के इस बात के लिए मना करेंगे या फिर अनुमति नहीं देंगे कि वे जानवरों के लिए बहुत सारी भोजन सामग्री लेके जाएं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। बी है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास। सी है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। और डी है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पहेलियों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमें बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित नहीं करना है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना। बी है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। सी है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। और ऑप्शन डी है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। बच्चे क्या करेंगे, पहले उसका अवलोकन करेंगे कि बीज कैसे अंकुरण होता है, फिर उसका चित्र बनाएंगे। तो इस प्रकार से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। आगे देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता। बी है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मानसिक कौशलों के विकास में सहायक होती है। ऑप्शन सी है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। और डी है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। आपको बच्चों पर आकलन के लिए कोई भी शब्दावली या फिर परिभाषा आदि को रटवाना नहीं है, उन पे बोझ नहीं डालना है। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।